और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसके साथ साथ आप लोग विंटर का पूरी तरह से मजे भी ले रहे होंगे। बाय द वे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक मेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चलिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, आज हमें इसके मेरिट के बारे में जानना है। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल also known as प्लानेटरी मॉडल, इसे हम प्लानेटरी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि आखिर इसे हम प्लानेटरी मॉडल के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक द प्लैनेट अराउंड द सन। जिस तरह से प्लैनेट सन के चारों ओर मूव करता है, उसी प्रकार से रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है। ठीक है, इसी कारण रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आल्सो नोन एज प्लानेटरी मॉडल, इसी कारण इन्हें हम प्लानेटरी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो इनका फर्स्ट मेरिट क्या होगा? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आल्सो नोन एज प्लानेटरी मॉडल। इन्होंने इसी कारण कहा, इसी थ्योरी के अनुसार कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है जस्ट लाइक द प्लैनेट अराउंड द सन। ठीक है, सो वी कैन से इट इज द फर्स्ट मेरिट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक, चलिए अब कहा जा रहा है कि प्लानेटरी मॉडल क्यों करते हैं, ये आप समझ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आल्सो नोन एज प्लानेटरी मॉडल व्हाई? ठीक है, इसे क्या कीजिएगा, कमेंट करके लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, सेकंड, अब ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मॉडल। इट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मॉडल, इसे हम न्यूक्लियर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन फिर अराइज हो रहा है कि आखिर इसे हम न्यूक्लियर मॉडल के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, क्योंकि रदरफोर्ड साहब के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का डिस्कवर किया गया, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया गया। चूंकि न्यूक्लियस का डिस्कवर किया गया, इसी कारण रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मॉडल, इसी कारण इन्हें हम न्यूक्लियर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनका सेकंड मेरिट क्या होगा? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मॉडल। इसे न्यूक्लियर मॉडल क्यों कहते हैं अब आप ये समझ चुके होंगे, ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, है ना। चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कारण ही न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ था। ठीक है, जिसे हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चूंकि न्यूक्लियस के डिस्कवर होने के कारण ही इन्हें न्यूक्लियर मॉडल के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मॉडल। ठीक, अब जब बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मॉडल का, तो न्यूक्लियर मॉडल का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस का डिस्कवर के कारण इसका नाम न्यूक्लियर मॉडल दिया गया। यानी इनका नेक्स्ट मेरिट हम क्या कर सकते हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिस्कवर। इनका सबसे बड़ा मेरिट क्या था? न्यूक्लियस का डिस्कवर होना। ठीक है, इनके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का डिस्कवर हो गया, है ना, न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ। इसी कारण कहा गया कि ये जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा मेरिट है, सबसे बड़ा मेरिट है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया गया कैसे? तो कह सकते हैं यहां पर कि बाय द हेल्प ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इट इज द नेक्स्ट मेरिट ऑफ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक, नंबर 4 अगर हम बात करें, अगर हम इसके नेक्स्ट मेरिट की बात करें तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चूंकि हम जानते हैं कि इनके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जब अल्फा रेस का बम्बार्डिंग किया गया, तो मोस्टली अल्फा रेस पास थ्रू द गोल्डन कॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन जब इसी अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग
लेकिन जब इसी अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग नियर टू द सेंटर किया गया तो इसका डिफ्लेक्शन क्या हो गया, बढ़ता चला गया, ठीक है। और एक पोजीशन ऐसा आया कि वन अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ, वो अपने ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न्स बैक हो गया था, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जो डिफ्लेक्शन होना शुरू हुआ अल्फा पार्टिकल का जब बम्बार्डिंग किया गया गोल्डन फॉइल पर, है ना, गोल्डन फॉइल पर, तो इसका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होने लगा। लेकिन कहां ज्यादा होने लगा, जब अल्फा पार्टिकल्स बाद बम्बार्डेड नियर टू द सेंटर, उसी सेंटर को इन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस का नाम दिया, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या था, बहुत ज्यादा डेंसर था, है ना, डेंसर था और ये पॉजिटिवली चार्ज था, और इसी कारण जो है इसने अल्फा पार्टिकल को रिपेल किया था, और रिपेल होने के कारण इट रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के सेंटर में, यानी एटम के सेंटर में कोई यहां पर क्या था, डेंस बॉडी मौजूद था, ठीक है। इनके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि एटम के सेंटर में कोई डेंस बॉडी मौजूद था, और ये डेंस बॉडी क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था। इसी डेंस बॉडी को बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया, ठीक। लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि इसका मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, इसका मोस्टली पार्ट जो है, एटम का मोस्टली पार्ट जो होता है वो एम्प्टी होता है, यानी इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस जो मौजूद है वो कहाँ मौजूद है, इसके छोटे से पार्ट में मौजूद है, मतलब इसके सेंटर पर मौजूद है, ठीक है, इसके सेंटर पर मौजूद है। इसी कारण रदरफोर्ड जी ने क्या कहा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसी कारण इन्होंने क्या कहा, इनका नेक्स्ट मेरिट जो है वो क्या है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज सो नेग्लिजिबल as compared to the size of atom। इन्होंने क्या कहा, इसी कारण इनके अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ही उन्होंने ये कहा, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो हो रहा था वो ज्यादा कहां हो रहा था, नियर टू द सेंटर हो रहा था, ठीक है, यानी छोटे से पार्ट में हो रहा था। इसी कारण इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस का जो साइज होगा, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ एटम, ठीक है। बाद में उन्होंने क्या कहा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो कितना होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर के लगभग होता है, या हम कह सकते हैं यहां पर 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ एटम के बारे में उन्होंने क्या कहा कि रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो कितना होता है, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो 10 टू द पावर -10 मीटर, जबकि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो 10 टू द पावर -15 मीटर के लगभग होता है, ठीक है। एक चीज और याद रख लीजिए कि 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर को हम क्या करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर या 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। लेकिन अभी आप कुछ भी वैल्यू याद रख लीजिए, ठीक है, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर या 10 टू द पावर -10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है, ठीक है। इन्होंने ऐसा कहा, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि लेट कर देते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस या साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 टू द पावर -15 मीटर, और यहां साइज ऑफ एटम कितना दे रहा है, 10 टू द पावर -10 मीटर। इसको हम क्या करते हैं, लेट द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर किया जाए, तो हम क्या गेट करेंगे, देखिए, अगर कह रहा है इक्वेशन 1, अगर कह रहा है यहां पर कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कंपेयर किया जाए, और कंपेयरिंग द इक्वेशन, ठीक है, 1 and 2, इफ कहा जा रहा है यहां पर इफ इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय द इक्वेशन 1 वी गेट, तो हम क्या गेट करेंगे, देखिए, इक्वेशन 2
डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम अपॉन क्या जाएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ एटम कितना है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, ये मीटर और मीटर कैंसिल, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5, इज इक्वल टू क्या होगा 10 टू द पावर 5। इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर कि रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इनटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5। यानी इन्होंने क्या कहा कि रेडियस ऑफ एटम का जो साइज होता है वो 10 टू द पावर 5 टाइम्स ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो एटम होता है वो न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में बहुत ही बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, 10 टू द पावर 5 टाइम्स ग्रेटर होता है। ठीक है, 10 टू द पावर 5 टाइम्स ग्रेटर होता है। ठीक है, इट इज द नेक्स्ट मेरिट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब कुछ और मेरिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इतना चीज आपको समझ चुके हैं, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिए, अब कहा जा रहा है यहां पर कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, हम जानते हैं यहां पर ये जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में है, एटम के सेंटर में। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा, इसका इनका नेक्स्ट मेरिट जो है, नेक्स्ट मेरिट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इनका नेक्स्ट मेरिट क्या है कि इन्होंने क्या कहा कि ये जो एटम है, एटम हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन्होंने क्या किया कि एटम हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एटम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी इन्होंने क्या कहा कि एटम का 2 पार्ट होता है, एटम हैज 2 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन पार्ट होता है, एक पार्ट जो कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। ठीक है, जबकि दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहलाता है। दूसरा क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी इन्होंने क्या किया कि एटम हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन्होंने कहा कि एटम का 2 पार्ट होता है, एक पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियर पार्ट होता है, जबकि दूसरा पार्ट होता है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर पार्ट का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियर पार्ट का मतलब हो गया कि कंटेन न्यूक्लियस, यानी जहां पर न्यूक्लियस मौजूद होता है मतलब इसका सेंट्रल पार्ट, उसको हम क्या करें, न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, उसको हम क्या करें, न्यूक्लियर पार्ट। और न्यूक्लियस को छोड़कर जो भी पार्ट बचता है उसको हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि एटम जो होता है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक न्यूक्लियर पार्ट ना दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। ठीक है, इस न्यूक्लियर पार्ट का मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस वाला पार्ट। ठीक है, जहां पर न्यूक्लियस मौजूद है उस पार्ट को क्या कहा गया, न्यूक्लियर पार्ट। और इसी न्यूक्लियर पार्ट में या इसी न्यूक्लियस में इन्होंने क्या कहा कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि इस न्यूक्लियर पार्ट में, इस न्यूक्लियस वाले पार्ट में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट एट दिस न्यूक्लियर पार्ट। इसी न्यूक्लियर पार्ट में, इसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मौजूद होता है। ठीक है, जबकि इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ही से इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट मेरिट क्या है कि ही डिवाइडेड द एटम इनटू 2 पार्ट्स, एक न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा क्या हो गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इस न्यूक्लियस में क्या मौजूद है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मौजूद होता है। ठीक है, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, ये मूव करता है। ठीक है, इससे ही इसका नाम इन्होंने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का नाम दिया गया, जबकि इसका नाम इन्होंने न्यूक्लियर पार्ट दिया। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जब यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं
कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जबकि न्यूक्लियर पार्ट में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होता है। ठीक है, तो अब एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो एटम है, ये मेनली 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वो 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक, हम ये भी जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ये प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि न्यूक्लियस पर जो न्यूट्रॉन पर होता है वो नो चार्ज होता है। ठीक, इसके अलावा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 0, जबकि प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1, न्यूट्रॉन का मास भी 1। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि न्यूट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो स्लाइटली हैवियर, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो स्लाइटली हैवियर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। हम ये सब चीज जानते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब इन्होंने क्या कहा कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। जब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है तो टोटल मास ऑफ एन एटम का टोटल मास किसके पास मौजूद है? क्योंकि एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जबकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास तो मास है नहीं, मास केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास है ना, इसी कारण इन्होंने क्या कहा कि चूंकि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस से मौजूद होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि टोटल मास ऑफ एन एटम, चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट एट द सेंटर मतलब न्यूक्लियस से मौजूद होता है, और केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास ही मास होता है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास ही मास होता है। इसी कारण इन्होंने क्या कहा कि टोटल मास ऑफ एन एटम, इनका नेक्स्ट थ्योरी क्या है कि टोटल मास ऑफ एन एटम totally depends on the number of neutron and number of proton। यानी इन्होंने क्या कहा कि टोटल मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का टोटल मास होता है वो डिपेंड किस पर करता है? टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द सेंटर, जो सेंटर में मौजूद होता है। यानी सेंटर में मौजूद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के मास पर टोटल एटम का मास डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन अनदर वर्ड और हम क्या कर सकते हैं? और हम ये भी कर सकते हैं कि टोटल मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब हम कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास ही मास होता है, और टोटल मास ऑफ एन एटम टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, व्हिच इज प्रेजेंट एट द सेंटर। Hence we can say total mass of an atom present at the center, वो क्या होता है? सेंटर पर ही मौजूद होता है। ठीक है, टोटल मास ऑफ एटम सेंटर पर ही मौजूद होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इट इज द नेक्स्ट यूनिट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब एक बात बताइए, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जब कहा जा रहा है कि टोटल मास ऑफ एन एटम टोटली प्रेजेंट कहाँ है? तो न्यूक्लियस में मौजूद है, यानी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास ही टोटल मास होता है। ठीक है, इसी कारण हम कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ एटम प्रेजेंट कहाँ होता है? सेंटर पर। अब जब सेंटर पर टोटल मास मौजूद है, इसी कारण इन्होंने क्या कहा कि ये जो न्यूक्लियस जो होता है ये बहुत ही ज्यादा डेंसर होता है। ठीक है, यानी इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज सो डेंसर, ये बहुत ही ज्यादा डेंसर होता है। ठीक है, क्यों डेंसर होता है? क्योंकि टोटल मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर, है ना, बिकॉज़ टोटल मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर पर मौजूद होता है। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं यहाँ पर कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा
डेंसिटी। इसी कारण इन्होंने क्या कहा कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। इसी कारण जो है अल्फा पार्टिकल इसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। हालांकि इसका हम कैलकुलेशन अभी करेंगे कि आखिर कितना ज्यादा डेंसिटी था, कितना डेंसिटी हो सकता है न्यूक्लियस का, अभी हम कैलकुलेट करेंगे। केवल अभी इतना याद रख लीजिए कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद है उसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अब वो टोटली डिपेंड किस पर करता है, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन पर। और चूंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। इसी कारण इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस ऑफ एटम इज सो डेंसर बिकॉज़ टोटल मास ऑफ एटम डजंट एट द सेंटर, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं यहाँ पर कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है, ठीक है। और टोटल मास की कहाँ मौजूद है, न्यूक्लियस में मौजूद है। इसी कारण न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक। चलिए अभी हम इसको क्या करते हैं, याद रखते हैं, ठीक है, कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक। इन्होंने और क्या कहा, रदरफोर्ड साहब ने और क्या कहा कि ये जो एटम होता है, एटम इज स्फेरिकल, एटम इज स्फेरिकल इन शेप, एटम जो होता है स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। एटम क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक। अब ध्यान से जब एटम स्फेरिकल इन शेप है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका भी शेप इन्होंने क्या कहा, स्फेरिकल इन शेप ही होता है, ठीक। तो सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैंने कहा कि टोटल मास जो प्रेजेंट है कहाँ मौजूद है, सेंटर में, और मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। इसी कारण न्यूक्लियस का डेंसिटी सबसे ज्यादा है ना, न्यूक्लियस का डेंसिटी बहुत ही ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और टोटल मास ऑफ एटम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है। इसीलिए एटम के अंदर जो पार्ट न्यूक्लियस है उसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कितना ज्यादा होता है, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो अगर हमें डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, अगर हमें डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालना होगा तो हमें क्या लेना होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस लेना होगा और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लेना होगा, है ना। अगर हमें डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालना होगा तो चूंकि डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो अगर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालना होगा तो हमें मास ऑफ न्यूक्लियस लेना होगा और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लेना होगा। अब जब मास ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लेंगे तो ध्यान दें थोड़ा सा, मास ऑफ न्यूक्लियस, चूंकि न्यूक्लियस का टोटल मास डिपेंड किस पर करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है उसी के मास पर टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस या टोटल मास ऑफ एटम डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन टोटल मास, ठीक है। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इतना ही होगा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। चूंकि न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल इन नेचर होता है और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आप लोग का मैथ बहुत अच्छा है ना, तो हम कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब ध्यान दें, अब सोच लीजिए कि अगर मान लिया कि हमें जो वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी निकालना है, वो किसका निकालना है, हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है। सपोज कर लेते हैं मैं हाइड्रोजन एटम का निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लें कि मतलब हाइड्रोजन की बात करें, सबसे लाइटर एटम की बात करें, तो देखते हैं इस लाइटर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद है उसका डेंसिटी कितना होगा, ठीक है। हम अभी सबसे लाइटर एटम की बात करते हैं और सबसे लाइटर एटम कौन है, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, मास नंबर भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि जब इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास प्रोटॉन भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 1 होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है। हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है। हाइड्रोजन का जो एटम है प्रोटियम, उसके पास न्यूट्रॉन की संख्या 0, ठीक है। तो अब सोच लीजिए कि अगर हम सबसे लाइटर एटम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कितना है, 1 है, इसका मास नंबर कितना है, 1 है। अब हम जानते हैं मास नंबर A = n + p, ठीक है। जब यहाँ पर p 1 है तो n कितना होगा, 0 होगा, है ना। खैर ये तो आप जानते ही है, A = n + p। अगर p यहाँ पर 1 है, A = 1 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन n कितना होगा, नंबर न्यूट्रॉन कितना होगा, 0 होगा। तो अब सोचिए कि अगर
हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन कितना है 1 है, ठीक है, तो टोटल मास किस पर डिपेंड करेगा, खाली प्रोटॉन के मास पर डिपेंड करेगा, ठीक है, खाली प्रोटॉन के मास पर डिपेंड करेगा। हम केवल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन 0, प्रोटॉन 1, तो यहां पर हम क्या प्रूव कर सकते हैं, प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास अपॉन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर क्यूब, आर क्या है यहां पर, रेडियस ऑफ, है ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रेडियस, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो कहा जा रहा है यहां पर कि ये जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.675 into 10 to the power -27 kg होता है, ठीक है। 4/3 into पाई, पाई का वैल्यू कितना 3.14 और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अभी मैंने कितना बताया था, 10 to the power -15 मीटर, 10 to the power -15 मीटर, तो r का वैल्यू कितना हो गया 10 to the power -15 मीटर न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस का रेडियस कितना 10 to the power -15 मीटर, तो 10 to the power -15 मीटर टू द पावर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसके अंदर से डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू 1.675 into 10 to the power -27 अपॉन 4/3, ठीक है, 4/3। अब एक काम करते हैं, ये नीचे लिखा हुआ 4/3 और यहाँ लिखा 3.14, चलिए मान लेते हैं इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, पॉइंट वगैरह कुछ आएगा, है ना, लेकिन अभी चलिए मान लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, केवल ये देखना है कि डेंसिटी कितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है, हमें केवल एक कंपेयरिंग करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4/3 into क्या होगा 3.14, ये 3 और 3 मान लिया कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 4 into 10 to the power -45 बचेगा, क्या 10 to the power -15 का होल क्यूब है, ठीक है, 10 to the power -15 का होल क्यूब है, क्या हो जाएगा 10 to the power -45, ये -45 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इक्वल क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू 1.675 into 10 to the power -27 plus 80 plus 45 अपॉन क्या आ जाएगा 4, अपॉन क्या होगा 4। चलिए अब देखिए, ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इज इक्वल टू, अब ये 4 से 4 1.6 है, चलिए इसे भी डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा 0.4 into 10 to the power कितना आ रहा है 80, 10 to the power 80, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि 4 into 10 to the power 17 इतना किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब सोचिए यहाँ पर कि न्यूक्लियस का डेंसिटी जो आ रहा है वो कितना ज्यादा हाई आ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस का डेंसिटी कितना ज्यादा हाई आ रहा है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू 4 into 10 to the power 17, ठीक है, इतना किलोग्राम पर मीटर, इतना किलोग्राम पर मीटर, ठीक है, यानी अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि केवल हम हाइड्रोजन जो सबसे लाइटर एटम है उसके न्यूक्लियस का डेंसिटी अगर हम निकाल रहे हैं तो डेंसिटी कितना ज्यादा हाई निकल रहा है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियस का डेंसिटी का बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसके इतना ज्यादा डेंसिटी होने के कारण ही अल्फा पार्टिकल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था, और इसी कारण क्या हो गया, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा था, है ना, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई अल्फा पार्टिकल चेंज देयर डायरेक्शन, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा था, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि चूंकि ये न्यूक्लियस क्या है पॉजिटिवली इंचार्ज था, इसी कारण अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर दिया गया, रिपेल कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस ही पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को क्या किया, रिपेल कर दिया, और चूंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है इसी कारण अल्फा पार्टिकल को पेनिट्रेट नहीं कर पाया, एंड देन इट रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है। तो इतना तो हम समझ चुके हैं, ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है इसका डेंसिटी कितना ज्यादा है, इसी कारण रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था कि इसके बीच में एटम के सेंटर के बीच में, है ना, एटम के सेंटर में एक डेंसर, बहुत ही ज्यादा डेंसर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मौजूद होता है, ठीक है, जिसको अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर पाता है,
ठीक है, और इसी कारण वो अपने पाथ में, है ना, वो अपने पाथ को क्या करता है, चेंज कर लेता है या रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ हो जाता है। ठीक है, तो कितना ज्यादा डेंसिटी है, तो आप ये समझ चुके होंगे, इतना ज्यादा हाई डेंसिटी के कारण ही अल्फा पार्टिकल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था और अपने ओरिजिनल पाथ पर रिटर्न्स बैक हो जा रहा था। ठीक है, चलिए इतना चीज तो आप समझ चुके हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब एक बात और ध्यान दीजिए, अब एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है मूव कर रहा है। ठीक है, जबकि न्यूक्लियर पार्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसी कारण रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि देयर विल बी एन अट्रैक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी कारण इन्होंने क्या कहा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस क्या पॉजिटिवली चार्ज है, इसी कारण इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि एन electrostatic force of attraction is also exerted between nucleus and electron। ठीक है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या कहा कि चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसी कारण इन दोनों के बीच में एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सर्टेड बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, इट मे बी इक्वल टू जो किसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा, q1 इनटू q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जहां पर k कांस्टेंट है, q1 क्या होगा, फर्स्ट चार्ज बड़ी इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या होगा q2 न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज बड़ी, अपॉन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होगा r, और हम जानते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू k इनटू q1 इनटू q2 अपॉन r स्क्वायर, आप लोग जानते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। ठीक है, तो यानी ये इनका क्या है, नेक्स्ट मेरिट है कि इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर सबसे बड़ा चीज, अब इन्होंने क्या कहा, इनका सबसे मेन मेरिट्स और क्या है, ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या कहा, और इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। ठीक है, इसी कारण इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है स्टेशनरी नहीं होता है, यानी इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्टेशनरी नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी बट रिवॉल्व्स around the nucleus, लेकिन ये न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है। चूंकि ये स्टेशनरी नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर कॉन्स्टेंटली क्या होता है, मूव करते रहता है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली क्या करता है, इसके चारों ओर मूव करते रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेशनरी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, ठीक है, बट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्स्टेंटली, लेकिन ये क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मूव करता है। ठीक है, लेकिन बट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्स्टेंटली, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्स्टेंटली एंड इट्स सेड टू बी, एंड देन, ठीक है, इट्स सेड टू बी अस्टेबल, और इसी कारण इसे अस्टेबल कहा जाना चाहिए। ठीक है, इसी कारण ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अस्टेबल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा बात है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में एटॉमिक मॉडल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी इस पॉइंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है
है ना, जो भी टॉपिक है इसे हम डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद क्या रखना है, इसका पहला मेरिट अभी है, क्योंकि हम मेरिट के बारे में केवल बात कर रहे हैं, इसी कारण अभी हम क्या करना है, अभी इनके मेरिट के बारे में देखना है इसे। ठीक है, अभी इसे मेरिट के रूप में ही देखना है। तो इनका मेरिट क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, स्टेशनरी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के चारों ओर कॉन्स्टेंटली रूप से क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, इसी कारण इन्होंने क्या कहा कि एंड इट सेड टू बी एंड देन इट सेड टू बी स्टेबल, इसी कारण से स्टेबल कहा जाना चाहिए। ठीक है, इसी कारण से स्टेबल कहा जाना चाहिए। ठीक है, यानी ये सब जो है वो क्या है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का मेरिट्स है। ठीक है, तो अब हम लोग डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। इतना चीज तो आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, कि आखिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट अबाउट द मेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो आप लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद के लेक्चर में डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सेफ रहें और इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें। ठीक है, थैंक यू।